हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसे आप लोग? सब ठीक है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर प्लांट का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंबाइन साइकिल को। पहले हम लोग कंबाइन साइकिल की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग कंबाइन साइकिल का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्टली हमारे पेपर में रिपीट होता है। एक ही क्वेश्चन हमारे पास है इसके अंदर, और वही क्वेश्चन आता है मुख्तलिफ वैल्यूज के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंबाइन साइकिल। कंबाइन साइकिल का इस्तेमाल, कंबाइन साइकिल हमारे पास क्या होता है? दो डिफरेंट साइकिल, एक हमारे पास स्टीम साइकिल और दूसरा हमारे पास जो है गैस साइकिल। ये दोनों साइकिल्स को जब आपस में हम लोग मिला देते हैं तो हमारे पास कंबाइन साइकिल बन जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। यहाँ पर गैस टरबाइन के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ गैस टरबाइन यूज करते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले तो आपको जो है लार्ज कंप्रेसर का यूज करना पड़ता है। जिस तरीके से हमारे पास स्टीम टरबाइन के अंदर हमारे पास जो है वो वो हम लोग पंप यूज करते हैं, और पंप हमारे पास यूज होता है, हमारे पास कंप्रेस लिक्विड प्रोवाइड करता है बॉयलर को। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास कंबशन चैम्बर के अंदर गैसेस को प्रोवाइड किया जाता है बाय यूज ऑफ द कंप्रेसर, क्योंकि पंप के अंदर हमारे पास लिक्विड होता है और लिक्विड का हमारे पास जो है लिक्विड की वीएफ की वैल्यू हमारे पास बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द गैसेस। तो इस वजह से हमारे पास कंप्रेसर के अंदर ज्यादा वर्क दिया जाता है। पहला नुकसान ये है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि हमारे पास लार्ज एग्जॉस्ट लॉस होता है। कंबशन गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं लो कर सकते आप लोग, जबकि आप लिक्विड का कर सकते हो। तो अगर आप कंबशन चैम्बर से निकलने वाली जो गैसेस हैं उनका टेम्परेचर ज्यादा आप लो नहीं कर सकते, दैट्स मीन कि आपकी ज्यादा एफिशिएंसी अचीव नहीं होगी। अच्छा, साइकिल एफिशिएंसी कम होती है, कॉस्ट हमारे पास ज्यादा होती है। इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस हमारे पास ये है कि हमारे पास लेस इंस्टॉलेशन इन कॉस्ट होती है। हमारे पास जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो क्या होती है? कम होती है, और इसके अंदर हमारे पास जो है कम टाइम रिक्वायर्ड होता है। क्विक स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग होती है, फास्ट रिस्पॉन्स टू दी लोड चेंजेस। ठीक है। अच्छा, आप कंबाइन साइकिल देखें, जरा गौर कीजिए होता क्या है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास लगा हुआ है कंप्रेसर। कंप्रेसर यहाँ पर हमारे पास गैसेस प्रोवाइड करता है कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर को हम लोग हीट जैसे ही करते हैं तो वो गैसेस हमारे पास क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है। वो बर्न गैसेस हमारे पास एंटर होती है गैस टरबाइन के अंदर, और गैस टरबाइन से हम लोग क्या ले लेते हैं? वर्क आउटपुट। अब क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा ऊपर डिसएडवांटेज के अंदर कि हम लोग ज्यादा टेम्परेचर उसका लो नहीं कर सकते, तो हम लोग वो हाई टेम्परेचर वाली गैस को यूज करते हैं हीट एक्सचेंजर के अंदर, और वो हीट एक्सचेंज कर रहा होता है बॉयलर में। मतलब कि जो आपको हीट चाहिए होती है ना बॉयलर में, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, वो आप गैस टरबाइन की मदद से यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। तो पंप यहाँ पर कॉम्प्रेस लिक्विड प्रोवाइड करता है बॉयलर में, और हीट आपको सप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि हीट एक्सचेंजर जो कि गैस टरबाइन से हीट लेके आपको दे रहा है, फिर ये स्टीम टरबाइन में जा रहा है, और फिर कंडेंसर से हमारे पास अगेन पंप। तो ये हमारे पास फायदा ये हुआ कि हमारे पास जो एग्जॉस्ट गैसेस जो यूटिलाइज नहीं होती थी, जाया हो जाती थी, उसको हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया बॉयलर के अंदर वाटर को हीट अप करने के लिए। अब इसकी अगर आप लोग डायग्राम देखें तो दो हमारे पास साइकिल बनती है, एक ऊपर टॉपिंग साइकिल ये कहलाती है, और ये जो डूम वाली है हमारे पास स्टीम साइकिल की है, और ये बॉटमिंग साइकिल हमारे पास कहलाती है। सही, नीचे वाली रेन लाइन है, ऊपर वाली हमारे पास जो है गैस टरबाइन की गैस साइकिल है। अच्छा, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये वाली जो हमारे पास लाइन है 1 से 2 मतलब कि पंप की लाइन जो कि हमारे पास होती है, 2 से 3 हमारे पास बॉयलर, और 3 से 4 हमारे पास जो है टरबाइन, 4 से 1 हमारे पास क्या होगा? कंडेंसर होगा। अब यहाँ पर गैस साइकिल के अंदर गौर कीजिएगा, 5 से 6 हमारे पास क्या लगा हुआ है? कंप्रेसर, और कंप्रेसर के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पर आप लोग गौर करें इस पार्ट के अंदर, एंट्रोपी एंट्रोपी हमारे पास रह रही है सेम, एंट्रोपी हमारे पास सेम रह रही है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है? एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रही है। नीचे भी आपको बताया गया, यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको क्या शो कर रहा है? एडियाबेटिक कंप्रेशन, जो कि आपके अंदर कहाँ पर हो रहा है? कंप्रेसर में। फिर यहाँ पर 2 से 3, यहाँ पर आपके पास ये वाली जो लाइन है ये किसको शो कर रही है? कंबशन चैम्बर को। ये आपके पास 6 से 5, यहाँ पर 6 से 5 लिखा हुआ है, 6 से 7, तो ये आपके पास कंबशन चैम्बर की लाइन है, और यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है? आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर 3 से 5 अगेन आपके पास क्या आ गया? आपके पास एडियाबेटिक आ गया, और आपके पास क्या आ गया? एक्सपेंशन। क्योंकि आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज किस में होता है? एक्सपेंशन में होता है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन था, और टेम्परेचर इंक्रीज किस में होता है? कॉम्प्रेशन में, तो यहाँ पर कॉम्प्रेशन था। एडियाबेटिक क्यों? क्योंकि हमारे पास आइसेंट्रोपिक है, मतलब कि इसकी एंट्रोपी हमारे पास सेम रह रही है। सही। अच्छा, अब यहाँ तक पहुंचने के बाद
आपके पास इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद पॉइंट नंबर 8 यहाँ पर गैस टरबाइन से आउटलेट लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी एडिशनल फायरिंग भी कर देते हैं। एडिशनल फायरिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि यहाँ का सेचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि अच्छे तरीके से हमारे पास कन्वर्ट हो जाए। बॉयलर को हम लोग हीट ज्यादा देने के लिए क्या कर लेते हैं, एडिशनल फायरिंग हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं गैस टरबाइन के अंदर, ताकि हमारे पास वो सेचुरेटेड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, सेचुरेटेड लिक्विड। अब कंबाइन साइकिल के हमारे पास एडवांटेजेस क्या क्या है। इसका सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास मौजूद है कि हमारी साइकिल की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा एडवांटेज हमारे पास क्या है, लेस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडेंसर कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड, लेस टाइम रिक्वायर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है इसकी, कंबशन चेंबर में जल्दी पावर जनरेट होता है, लो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब हम लोग जो है इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं कंबाइन साइकिल का। सो ये ऊपर वाली मेरे पास जो है ये टॉपिंग साइकिल कहलाएगी, और ये जो नीचे वाली है ये मेरे पास बॉटमिंग साइकिल कहलाएगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 से 2 मेरे पास क्या हो रही है, 1 से 2 मेरे पास जो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर मेरे पास क्या आ रही है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर आइसोबैरिक कंप्रेशन आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हीट इन मेरे पास कहाँ पर होगी, 2 से 3 के अंदर होगी, कंबशन चैम्बर के अंदर हीट इन मेरे पास होगी। तो यहाँ पर जब मैं गैस टरबाइन की बात करूंगा, एफिशिएंसी नंबर 1 का नाम दे दिया, 1 माइनस हमारे पास फॉर्मूला होता है हीट रिजेक्टेड ओवर हीट सप्लाइड। तो हीट रिजेक्ट यहाँ पर कौन सी हो रही है, हीट रिजेक्ट मेरे पास हो रही है Q2, ये Q2 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये Q2 मेरे पास आ गया, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास Q1 है। तो मेरे पास फॉर्मूला हो गया 1 माइनस Q2 ओवर Q1। अब यहाँ से Q2 को मैं अकेला करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस गैस टरबाइन की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय Q1। इसी तरीके से स्टीम टरबाइन का भी यही फॉर्मूला होगा, 1 माइनस QS ओवर Q2। अब स्टीम टरबाइन को जो हीट सप्लाई हो रही है वो हमारे पास क्या है, इसकी रिजेक्ट करदा हीट है। तो यहाँ पर आपके पास स्टीम टरबाइन का फॉर्मूला क्या होगा, स्टीम टरबाइन का आपके पास फॉर्मूला होगा, यहाँ पर स्टीम टरबाइन का आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस Q, आपके पास जो रिजेक्ट करदा हीट है वो आपके पास क्या है Q3, और Q आपके पास हीट जो सप्लाई आप कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है Q, जो कि हमारे पास हमारी गैस टरबाइन की रिजेक्ट की हुई है, वो स्टीम टरबाइन की क्या होगी, मेरे पास सप्लाइड होगी। तो यहाँ से मैं Q3 को अकेला कर लूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय Q2। अब Q2 में यहाँ पर क्या कर दूंगा, जो Q2 यहाँ पर अकेला किया था वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस गैस टरबाइन की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय Q1। अब यहाँ पर अगर मैं टोटल कंबाइन साइकिल की एफिशिएंसी की बात करूँ तो मेरे पास आ कितनी रही है Q1, और जा कितनी रही है Q3। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q3 ओवर Q1 हो जाएगा। अब Q3 ओवर Q1 का रेशियो मेरे पास क्या होगा, 1 माइनस इंटू ये दोनों वैल्यू मेरे पास आ रही होगी जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी, 1 माइनस स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस गैस टरबाइन की एफिशिएंसी। मल्टीप्लिकेशन करूंगा, सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फाइनलाइज इक्वेशन जो ड्राइव होगी वो ये होगी कि कंबाइन साइकिल पावर प्लांट की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है गैस टरबाइन की प्लस स्टीम टरबाइन की माइनस इन दोनों का मल्टीपल। सही होगी, ये मेरे पास क्या है, मजमूई एफिशिएंसी मालूम करने का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया गया है। दोनों को ऐड करो और माइनस कर दो उनके प्रोडक्ट से। Now we are going to solve the example number 3.3, which is second from the PK-NAV third edition. Okay, so first read out the question. In a combined gas turbine, steam turbine power plant, the exhaust gas from the open cycle turbine is supply gas to the steam generator of the gas turbine is 7.5 bar. कह रहा है कि हमारे पास गैस टरबाइन के अंदर आपके ओपन साइकिल टरबाइन को जो आपने स्टीम सप्लाई की, स्टीम जनरेटर ऑफ द गैस टरबाइन इज 7.5, द एयर इनलेट टेम्परेचर इज 15 डिग्री। आपने गैस कहाँ पर कितने प्रेशर के ऊपर सप्लाई की, 7.5 बार के ऊपर। सो आप 0.1 मार्क कर लेंगे यहाँ पर, 7.5 बार आपके पास आपने अपने टरबाइन को दी, गैस टरबाइन को आप लोगों ने इतनी प्रेशर से गैस सप्लाई की। अच्छा, द एयर इनलेट टेम्परेचर, एयर का जो इनलेट टेम्परेचर है वो आपके पास कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपने मार्क कर लिया क्योंकि आप जानते हैं यहाँ कंप्रेसर का इनलेट है, कंप्रेसर के इनलेट के ऊपर आपके पास एयर इनलेट टेम्परेचर कितना दिया हुआ था आपको, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब याद रखिएगा जब भी आप गैस टरबाइन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर नोट डाउन करते हैं ना, टेम्परेचर आप हमेशा केल्विन में होता है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड को मैंने क्या लिख दिया, 288 केल्विन लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आगे बात क्या कर रहा है, इसके बाद कह रहा है एंड द मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर इज 750 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर है वो आपके पास कितना है, 750 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट्स मीन आपके पास
1023 केल्विन। तो ये मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर दे रहा है, मतलब कि गैस टरबाइन का हमारे पास इनलेट है। कंबशन ऑफ द एडिशनल फ्यूल रेजेस द गैस टेम्परेचर टू 750 डिग्री सेंटीग्रेड। कंबशन ऑफ द एडिशनल फ्यूल ने हमारे पास जो टेम्परेचर रेज किया वो भी कितना था, एडिशनल फ्यूल मतलब कि एडिशनल फायरिंग, जो कि हमारे पास कितनी हुई 1023 Kelvin, that means 750 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड द गैस लीव द स्टीम जनरेटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो गैस लीव कर रही है हमारे स्टीम जनरेटर को वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लीव कर रही है, दैट मीन 373 Kelvin, जो कि ये वाला हमारे पास पॉइंट होगा। अच्छा, अब आगे हम लोग क्या कह रहे हैं, द स्टीम इज सप्लाइड टू द टरबाइन। अब स्टीम की बात कर रहे हैं, पहले आप गैस की बात कर रहे थे, अब स्टीम की बात कर रहे हैं। टरबाइन को हम लोगों ने सप्लाई किया 50 बार और 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट ए मार्क कर लिया, 50 बार एंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड। और आगे कंडेंसर का प्रेशर दे रहा होगा, कंडेंसर का प्रेशर कितना है आपके पास 0.1 बार एज यूजुअल, जो कि ज्यादातर होता है। टोटल पावर आउटपुट ऑफ द प्लांट का जो टोटल पावर आउटपुट है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, 200 मेगावाट दिया हुआ है। The calorific value of the fuel burn, कितनी दी हुई है 43.3 मेगा जूल दी हुई है, जो कि यहाँ पर नोट डाउन की हुई है, ठीक है। और आगे सवाल के अंदर क्या कह रहा है, सवाल के अंदर कह रहा है निगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल ऑन द एयर, मतलब कि जहां पर भी एयर और फ्यूल को आप लोग साथ में देखें वहां पर आप फ्यूल के मास को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर दें। डिटरमाइन द फ्लो रेट्स, पहली चीज जो इसके अंदर कैलकुलेट करनी है, फ्लो रेट्स ऑफ एयर एंड स्टीम रिक्वायर्ड, मतलब कि मास फ्लो रेट ऑफ एयर और मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम मालूम करनी है। पावर आउटपुट ऑफ द गैस टरबाइन इन द स्टीम टरबाइन, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द कंबाइंड साइकिल मालूम करनी है। इसके अलावा सीपी फॉर एयर फ्यूल रेशियो, द एयर फ्यूल रेशियो भी मालूम करना है इसके अंदर हम लोगों को, ठीक हो गया। एयर फ्यूल रेशियो और कैलोरीफिक सीपी और आर दिया हुआ है कंबशन गैसेस के लिए इतना, ये ऊपर वाली वैल्यू, और सीपी और गैमा दिया हुआ है हम लोगों को कंबशन गैसेस एंड सीपी फॉर एयर के लिए हम लोगों को ये दो वैल्यू दी गई है 1.005 और 1.4, और ये जो कंबशन गैसेस के लिए ये वाली दी हुई है 1.11 और 1.33, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा इस साइकिल को अगेन आप समझ लीजिए, डायग्राम को टीएस आप बना रहे हैं। यहाँ पर पहले ये वाले आपने, ये आपको सबसे पहले तो ये वाला प्रेशर दिया हुआ था टरबाइन का प्रेशर, जो कि 7.5 बार था, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो गैस टरबाइन का हमारे पास आउटलेट होता है। एडिशनल फ्यूल का दिया तो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया, और इसके अलावा मुझे एयर इनलेट दिया हुआ था 288 केल्विन और 1 बार यहाँ पर याद रखिएगा, हमेशा स्टैंडर्ड होता है कि हमारे पास एयर का इनलेट कितना होता है 1 बार होता है। और यहाँ पर भी हमारे पास ये पूरी लाइन का प्रेशर, मतलब कि आप पॉइंट मार्क करोगे 1, यहाँ से स्टार्ट होगा कंप्रेसर के इनलेट से, फिर 0.2, फिर कंबशन चेंबर आया 0.3, कंबशन चेंबर के बाद 0.3, गैस टरबाइन के बाद 0.4, एडिशनल फायरिंग का आपने लगाया 5, और फिर लास्ट में एग्जॉस्ट हो गया पॉइंट नंबर 6। आपने रैंकाइन साइकिल बनाई एज यूजुअल, ये वाला पॉइंट मार्क किया A B C D। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, कंप्रेसर के अंदर आप क्या दे रहे होते हैं, कंप्रेसर के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ होती है एयर, क्या होती है एयर, और वो एयर हमारे पास जाती है कंबशन चैम्बर के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर फ्यूल भी होता है, मतलब कि दोनों के दोनों साथ में क्या होते हैं, बर्न होते हैं। कंप्रेसर सिर्फ एयर देता है, कंबशन चैम्बर के अंदर पहले से फ्यूल होते हैं, तो अब एयर फ्यूल का मिक्सचर आ गया, यहाँ पर भी एयर फ्यूल, यहाँ पर भी एयर फ्यूल, हर जगह एयर फ्यूल होगा, बस पॉइंट 1 और 2 के दरमियान में क्या होगा, एयर, सही। अब यहाँ पर आपने जो मैंने बॉक्सेस बनाए वो सारी की सारी वैल्यू आपने न्यूमेरिकल से नोट डाउन की थी। ये 7.5 बार कैसे लिखा, इस पूरी लाइन का मतलब कि 2, 3, 5 इन तीनों के तीनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, और 1, 6, 4 इन तीनों के तीनों का प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आपको एक और चीज यहाँ पर दी गई थी जो कि क्या था, कॉम्प्रेशन रेशियो था, कॉम्प्रेशन रेशियो। ओके, सो कॉम्प्रेशन रेशियो गिवन नहीं है। कॉम्प्रेशन रेशियो क्या होता है, मेरे पास कैसे निकाला जाता है, कॉम्प्रेशन रेशियो मेरे पास ये होता है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, देख लीजिए, ये पूरा का पूरा कॉम्प्रेशन रेशियो है मेरे पास, P2 ओवर P1, मतलब कि हायर प्रेशर ओवर लोअर प्रेशर जो मेरे पास होगा, कॉम्प्रेशन रेशियो मेरे पास कहलाएगा। अब मैंने क्या बोला था आपको, P2, P3 और P5 तीनों के तीनों बराबर हैं, तो तीनों को P1 से डिवाइड किया, फिर अगेन P2, P3, P5, अब P1 के बराबर मेरे पास कौन है, ये वाला बराबर है 6 वाला, तो तीनों को उससे डिवाइड कर दिया, फिर P2, P3, P5 को डिवाइड कर दिया P4, P4, P4 से। ये जो सारे के सारे नीचे वाले हैं किसके ऊपर होते हैं, मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होते हैं, मतलब कि 1 बार के ऊपर होते हैं, और ऊपर वाला 7.5 है, तो इनका रेशियो क्या आएगा, 7.5 बार आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
और अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जिस तरीके से रैंकाइन साइकिल के अंदर आप सबकी इंथैल्पीज नोट करते हैं ना, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप सबके टेम्परेचर्स नोट डाउन कर लेंगे। तो आपको पॉइंट नंबर, आइए यहाँ से चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 का आपको टेम्परेचर मालूम है, आपको किसका मालूम करना है, पॉइंट नंबर 2 का टेम्परेचर मालूम करना है। तो रिलेशन ये मेरे पास कहलाते हैं आइसेंट्रोपिक रिलेशंस कहलाते हैं मेरे पास। इसको याद रखने का तरीका क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम, यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम P1 P2 है, तो यहाँ पर अल्टरनेट टर्म्स आएगी V2 ओवर V1 और ऊपर पावर क्या आ जाएगी, गैमा। टेम्परेचर वॉल्यूम का भी यही मेरे पास हिसाब है। टेम्परेचर जो मेरे पास है, यहाँ पर मेरे पास जो है अल्टरनेट टर्म आ जाएगी, मतलब कि V2 ऊपर आ जाएगा, V1 नीचे आ जाएगा। जबकि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या है, डायरेक्ट T1 P1 T2 P2 और पावर क्या हो जाएगी, गैमा -1 ओवर गैमा। तो अब मुझे इन दोनों के दरमियान में रिलेशन लगाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा T2 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर P1 की होल पावर गैमा -1 ओवर गैमा। और यहाँ पर ए क्यों लिखा है, ए मेरे पास शो कर रहा है एयर को, मतलब कि 1 से 2 के दरमियान में एयर है ना, तो इस वजह से। अब यहाँ पर मैंने लिखा T2 इज इक्वल टू T1 मेरे पास था 288 केल्विन, P2 और P1 7.5 बार था, और पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, एयर का गैमा मेरे पास क्या होता है 1.4 -1 ओवर 1.4। तो T2 मैंने नोट डाउन कर लिया और यहीं पर अपनी साइकिल के अंदर मैं लिख दूंगा 512.16 केल्विन, 512x.16 केल्विन। ओके, अब यहाँ पर ये वाला टेम्परेचर भी आ गया, ये वाला मौजूद है, ये वाला टेम्परेचर भी मेरे पास मौजूद है, प्रेशर मेरे पास सेम रहेगा 0.4 का टेम्परेचर मालूम करना है, तो 0.4 और 3 के दरमियान में मेरे पास फॉर्मूला लगेगा T4 ओवर 2 का, T3 इज इक्वल टू P4 ओवर P3 गैमा -1 ओवर गैमा। अब किसकी बात हो रही है, फ्यूल की, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर मेरे पास जो है तमाम की जगह पर, तमाम में मेरे पास जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर मौजूद था, गैस मौजूद थी मेरे पास, सही हो गया। सो 1023 मेरे पास पॉइंट नंबर 3 का मेरे पास टेम्परेचर आ गया। और P4 ओवर P3 मेरे पास क्या है, P4 ओवर P3 इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर 7.5 बार हो जाएगा। यहाँ पर फ्यूल का गैमा रखा 1.33 माइनस किया 1 और डिवाइडेड बाय 1.33, तो इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास T4 भी आ जाएगा, मतलब कि ऊपर वाली टॉपिंग साइकिल को मैंने मुकम्मल सॉल्व कर लिया। बॉटमिंग साइकिल के ऊपर आते हैं। बॉटमिंग साइकिल के अंदर ये तो मुझे दिए हुए, मैं मूलियर के अंदर जा रहा हूँ, 50 बार और 600 डिग्री सेंटीग्रेड। सो गोइंग इन द मूलियर चार्ट, आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 50 बार है। और नीचे चलते हैं, ये वाली लाइन मेरे पास किसकी है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड की। 600 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन के ऊपर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जब स्ट्राइक कराएंगे तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 3670, सही है। और फिर उसी को जब नीचे लेके आएंगे, उसी को नीचे लाने के बाद जब लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्राइक कराएंगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे पास वैल्यू आ रही है 2310। ओके, सो मैंने ये वाली वैल्यूज जो है नोट डाउन कर ली, जो कि मेरे पास मूल्य से 3670 और ये वाली 2310 0.1 बार के ऊपर, और ये वाली वैल्यू 191.83 ये मैंने स्टीम टेबल से लोकेट करा, 0.1 बार के ऊपर में गया, ये रहा मेरे पास 0.1 बार। यहाँ पर मैंने एच की वैल्यू देखी, क्योंकि मेरे पास लिक्विड होता है, तो ये मेरे पास आ गई 191.83। सो ये भी नोट डाउन कर ली। और क्योंकि यहाँ पर कहा गया था निगलेक्टिंग होमवर्क, ये देखें लास्ट में लिखा हुआ है, तो यहाँ की इंथैल्पी भी मेरे पास क्या होगी, पॉइंट डी की इंथैल्पी भी सेम होगी। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम, अपनी डायग्राम को मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए हम लोग इसकी कैलकुलेशन बेसिस के ऊपर आते हैं कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला होगा टोटल पावर इज इक्वल टू गैस टरबाइन की पावर और स्टीम टरबाइन की। अब गैस टरबाइन की जो पावर आपके पास होगी ना, उसके अंदर आप क्या करेंगे, टरबाइन का पावर माइनस कर देंगे कंप्रेसर का पावर। अब टरबाइन का पावर मेरे पास क्या होगा, क्योंकि टरबाइन के अंदर मेरे पास एयर और फ्यूल दोनों के दोनों इंसर्ट हो रहे हैं, जबकि हमारे पास एयर के कंप्रेसर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एयर मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ की इंथैल्पी हम लोग लिख लेंगे, ये टरबाइन की हमारे पास इंथैल्पी क्या थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं टरबाइन की इंथैल्पी क्या आएगी, H3 माइनस H4 आएगी, और कंप्रेसर की मेरे पास क्या आएगी, H2 माइनस H1।
सो यही लिखा हुआ है हम लोगों ने। और फिर कहा गया था सवाल के अंदर कि जहाँ पर भी एयर और फ्यूल को साथ में देखो वहाँ पर फ्यूल को क्या कर दो, निगलेक्ट कर दो। और एंथैल्पीज को जब हम लोग टेम्परेचर की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सीपी, क्योंकि एयर और फ्यूल दोनों था तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, सीपी ऑफ गैस आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एयर था तो क्या आ जाएगा, सीपी ऑफ एयर आ जाएगा। अब नीचे आइए, नीचे हम लोगों ने मजीद सिंप्लीफिकेशन की, मास ऑफ फ्यूल को हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मास ऑफ एयर को कॉमन निकाल लिया और वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। सीपी ऑफ दी गैस मेरे पास कितना था, 1.11। हम लोगों ने टेम्परेचर सब्स्टिट्यूट किया, सीपी ऑफ दी एयर मेरे पास कितना था, 1.005। जब इस मुकम्मल को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास पावर ऑफ दी गैस टरबाइन कितना आया, 221.56 मास ऑफ एयर की फॉर्म में आया। अब हम लोग आ जाते हैं स्टीम टरबाइन की पावर को कैलकुलेट करने में। स्टीम टरबाइन के अंदर मेरे पास सेम फॉर्मूला होगा, पावर ऑफ टरबाइन माइनस पावर ऑफ दी पंप। तो ये पंप को निगलेक्ट करने का कहा है तो मैंने इसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया जनाब। और पावर ऑफ दी टरबाइन मेरे पास क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास स्टीम है तो मेरे पास मास ऑफ स्टीम आएगा और एच ए माइनस एच बी, क्योंकि डूम के यहाँ पर था पॉइंट ए, यहाँ पर था पॉइंट बी, तो एच ए माइनस एच बी। तो ये मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1360 मास ऑफ स्टीम। अब वहां पर मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दी तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन ए का। अब जो एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं गैस टरबाइन के अंदर, वो एनर्जी हमारे पास उतनी ही गेन होगी डी से लेकर पॉइंट ए तक, सही है, क्योंकि वो बॉयलर, ये डी से लेकर पॉइंट ए तक क्या है बॉयलर, और 5 से लेकर 6 तक हमारे पास क्या है, हम लोग जो एडिशनल फायरिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्जॉस्ट तक, तो वो हमारे पास हो जाएगी। वहां पर मास ऑफ एयर और मास ऑफ फ्यूल दोनों का आप इंथैल्पीज नोट डाउन करते हो, ऊपर जाके दिखाते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, 5 से लेकर 6, तो इंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, 5 की, और 6 की क्या होगी, कम, तो आप क्या लिखेंगे, H5 माइनस H6। तो ये आप लोगों ने एंथैल्पी लिख दी और यहाँ की HE माइनस HB। मास ऑफ एयर और मास ऑफ फ्यूल जहाँ देखोगे मास ऑफ फ्यूल को कैंसिल आउट करोगे, सीपी ऑफ दी गैस आ जाएगा क्योंकि फ्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर मास ऑफ स्टीम आ जाएगा, एंथैल्पीज, यहाँ पर टेम्परेचर्स आ गए। इस इक्वेशन के अंदर सीपी ऑफ दी जी मेरे पास 1.11 है, दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस लिया, और यहाँ पर HA माइनस HD दोनों को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, मास ऑफ स्टीम का कोएफिशिएंट आ गया। फिर यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन बना ली जो कि मेरे पास क्या, इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन बी। फिर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के नतीजे में मेरे पास क्या आ जाएंगे, मासेज आ जाएंगे, मास ऑफ एयर और मास ऑफ स्टीम आ जाएगा। फिर मेरे पास मासेस कैलकुलेट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, पावर ऑफ दी स्टीम के अंदर मास ऑफ स्टीम डालूंगा तो मेरे पास पावर ऑफ दी स्टीम आ जाएगा, स्टीम टरबाइन आ जाएगा, जो कितना आ रहा है मेरे पास 112.02 मेगावाट। इसी तरीके से केस टरबाइन की जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास मास ऑफ एयर सब्स्टिट्यूट करना है जो कि ऊपर मेरे पास आया था 397.08, सब्स्टिट्यूट के नतीजे मेरे पास पावर ऑफ दी गैस टरबाइन मेरे पास मिल जाएगा जो कि इतना है। अब यहाँ पर मेरे पास एफिशिएंसी के फॉर्मूले में नेट पावर रखनी है जो कि मुझे सवाल में दी गई, तो नीचे मुझे क्या रखना है, QS। तो QS हीट सप्लाई हम लोगों ने कहाँ कहाँ पर की है, पॉइंट नंबर 3 से लेकर 2 तक की है और 5 से लेकर 4 तक। आइए दिखा देता हूँ, 3 से 2, 5 से 4। सो ये आप देख सकते हैं 3 से 2 में एक सप्लाई हुई और दूसरी सप्लाई कहाँ से हुई, 5 से लेकर 4 तक आप लोगों ने हीट सप्लाई की है, तो ये आपके पास हीट सप्लाई हुई है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर दोनों हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमारे पास गैस है, कंबशन गैस, तो मास ऑफ एयर और मास ऑफ फ्यूल को ऐड किया जा रहा है। फ्यूल को अगेन कैंसिलेशन होगी फ्यूल की, और यहाँ पर हमारे पास एच को जब कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सीपी ऑफ दी गैस आ जाएगा। फिर इस पूरे को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, हीट सप्लाई आया, ऊपर फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट किया 200 डिवाइडेड बाय 402.619 मेगावाट, तो मेरे पास क्या आ गया, कंबाइन साइकिल की एफिशिएंसी आ गई 49.67। अब मुझे मालूम करना था, मैं मास ऑफ एयर और मास ऑफ स्टीम मालूम कर चुका हूँ, मुझे मास ऑफ फ्यूल मालूम करना था। तो QS का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, मास ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाई बाय CV ऑफ द फ्यूल, MCV मेरे पास होता है, सही है। सो यहाँ से मैं क्या अकेला करूंगा, MF को अकेला करूंगा, QS मेरे पास ऊपर कैलकुलेट कर चुका था, CV मुझे दिया हुआ है तो मैंने क्या निकाल लिया, मास ऑफ फ्यूल निकाल लिया। लास्ट में मुझे कहा गया था कि आप जो है जनाब एयर टू फ्यूल रेशियो कैलकुलेट करें, तो मास ऑफ एयर को मास ऑफ फ्यूल से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एयर टू फ्यूल रेशियो आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास कंबाइन साइकिल की थ्योरी और कंबाइन साइकिल का एक न्यूमेरिकल जो कि लॉन्ग में आता है, 12 मार्क्स का, हर साल आता है, हर ईयर आता है, तो वो न्यूमेरिकल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लिहाजा यहाँ पर कंबाइन साइकिल हमारे पास कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है नोजल और रिएक्शन टरबाइंस के न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद हमारे पास पावर प्लांट के न्यूमेरिकल जो है कंप्लीट हो जाएंगे और हम लोग थ्योरी के ऊपर फोकस करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही, और वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो लेटेस्ट वीडियो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और इस फील्ड की वो आपको उसी वक्त हासिल हो सके, आप उसको देख सकें, नॉलेज गेन कर सकें। एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई